प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम 2026 में अप्लाई करने के लिए आपने इस वेबसाइट पे आना है, apnaghar.gov.pk। ये पहली वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आके आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो सिंपल आपने लॉगिन करना है, वरना ये जो नीचे क्रिएट अकाउंट का बटन बना है इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, आप जस्ट आपका नाम है, CNIC नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, और नीचे आपने रजिस्टर कर लेना। चलिए मैं फटाफट ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। तो अभी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली है, तो यहाँ से हम करते हैं रजिस्टर। तो ये देखिए हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे सिंपल हमने NIC और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। यहाँ पे ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और साइन इन का बटन दबाना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये 3-4 इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे जो बहुत सिंपल है, मैं आपको साथ साथ करके बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं अप्लाई करने का पूरा मेथड बताने के साथ साथ आपको कुछ इसके स्कीम के रूल्स रेगुलेशन भी बताता रहूँगा। सो मेक श्योर कि आप एवरी स्टेप को अच्छे से समझ लें और बाद में आपको परेशानी ना उठानी पड़े। तो यहाँ पे सिंपल पहले आके हमने ये अप्लाई नाउ का बटन दबाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी बतानी है कि आप किस किस्म के इंडिविजुअल हैं। जैसे कि आप अगर सैलरी पर्सन है तो इसको चूज़ करेंगे। अगर आपकी इनकम जो है वो किसी और सोर्स से आती है, कोई आप फ्रीलांसिंग करते हैं या आपका कोई इनफॉर्मल सोर्स है, यानी जो सैलरी और बिजनेस के अलावा होगा, तो आपने ये चूज़ करना है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है, यानी आपका कोई छोटा बड़ा जिसे किसी भी किस्म का कारोबार है, तो उसके लिए आपने ये चूज़ करना है। और आपने मेक श्योर करना है कि आपका CNIC करेक्ट हो और साथ में आपने इससे पहले किसी भी हाउसिंग स्कीम में या किसी किस्म का कर्जा ना लिया हो, तभी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने जिसका अप्लाई करना है वो एक सैलरी पर्सन है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे सामने सैलरी वाले पर्सन का फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है। तो सैलरी पर्सन के अलावा अगर मैं आपको बिजनेस पर्सन वाले का भी ये फॉर्म दिखाऊं तो वो भी तकरीबन सेम ही है, उसमें कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। ये देखें, ये भी सेम उसी तरह से का है सारा, ये देखें। तो अभी दोबारा से हम यहाँ से सैलरी वाला चूज़ करते हैं, क्योंकि जिनका अप्लाई करना है वो एक सैलरी पर्सन है। मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया था आपको पता चल जाए कि बिजनेस वाले में कोई खास फ़र्क नहीं है, सेम ही तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे बैंक डिटेल्स देनी है, फिर उसके बाद पर्पज़ देना है। पर्पज़ जारी बात, अपना घर बनाना है, प्लॉट लेना है 10 मरले का, या आपने 10 मरले का घर खरीदना है तो उसके लिए है। तो क्योंकि ये फाइनेंशियल लिमिट जो है वो 1 करोड़ रुपये तक है, आप इसको 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या 1 करोड़ रुपये तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका जो टर्न्योर होगा ये 20 साल के लिए होगा। और 20 साल होने की वजह से आपको जो पहले 10 साल हैं वो आपको 5% फिक्स्ड मार्कअप लगेगा, और उसके बाद जो वाले जो 10 साल होंगे, जो रिमेनिंग 10 ईयर्स, उसमें आपका जो रेगुलर उस ज़माने में चल रहा होगा, जो इस पे लोन के ऊपर जो रेट चल रहा होगा बैंकिंग का, तो वो आपको देना पड़ेगा। वो 10% भी हो सकता है, 15-20, जो भी उस ज़माने में चल रहा होगा 10 साल बाद, तो वही एप्लीकेबल होगा। सिर्फ पहले 10 साल में आपको बचत है, क्योंकि पहले 10 साल में आपसे 5% टैक्स है वो देंगे। और एक बात आपने याद रख लेनी लाजमी कि इसके ऊपर आपको कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, और ना ही आपने कोई प्री पेमेंट देनी है, यानी आपको कोई अर्ली पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका लोन कबूल नहीं हो जाएगा, आपसे बैंक भी कोई ब्रांच या अगर कोई आपसे इस तरह से पैसे मांगते भी आपने नहीं देना, क्योंकि इसके रूल्स रेगुलेशन में ये बात लिखी हुई है कि इसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं है, ना ही इसकी कोई प्री पेमेंट है। और एक और बात, ये लोन हासिल करने के लिए मिसाल के तौर पर अगर आप 50 लाख लोन हासिल करते हैं तो उसके ऊपर 10% जो है वो आप खुद अरेंज करेंगे, और 90% जो है वो गवर्नमेंट आपको देगी। मिसाल के तौर पर 5 लाख आपने खुद अरेंज करना है और 45 लाख जो है वो गवर्नमेंट देगी। इस तरह से आपने याद रखा है भाई, लोन टू वैल्यू आपको जो है वो 90-10 है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बैंक एंटर करते हैं। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप किस बैंक में अपना ये लोन हासिल करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे अपना पसंदीदा बैंक जो है उसमें आपने इसको चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट आपने उसका ब्रांच नेम बताना है भी किस ब्रांच में है आप इसको हासिल करना चाहते हैं लोन को। नेक्स्ट आपने यहाँ पे बताना है किस सिटी में है आपका वो बैंक। उसके बाद अगर आपके उसी बैंक में आपका ऑलरेडी अकाउंट एक मौजूद है, चाहे वो सैलरी पर्सन का है या आपका कोई और है, लेकिन कोशिश करें कि सैलरी वाला अप्लाई कर रहा है तो अपना वही बैंक अकाउंट चूज़ करे और वही बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखे जिसमें उसकी सैलरी आती है, उससे ज़रा प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपने अपना बैंक अकाउंट लिखना है, और यहाँ पे वो आईबैन एक्सेप्ट नहीं करे, यहाँ पे अपने सिंपल बैंक अकाउंट नंबर लिखना है जो तकरीबन 15 से 17 डिजिट का होता है वो वाला। और इसके बाद आपने उसी बैंक का नाम दोबारा यहाँ पे लिख देना है। ये लिखने के बाद नीचे से हमने ये सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाना है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी। और अब हम आ जाएंगे यहाँ पे पर्पस ऑफ फैसिलिटी, यानी अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे। जारी बात है हमने हाउस के लिए अप्लाई करना, अपने घर के लिए, तो आपने यहाँ पे चूज़ करना है कि प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, हाउस प्लस फ्लैट या खाली कंस्ट्रक्शन। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपने जो है वो उसको चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए।
और यहाँ पे आपने अपनी जो भी आपकी मनचाही अमाउंट हो जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद नीचे ये आपसे पूछता है भी आपका जो मिनिमम जो है, जैसे मैंने बताया था अभी लोन टू वैल्यू जो है 90 और 10 है, जो 10 मिनिमम ये रहेगी यहाँ पे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने ज़्यादा इक्विटी अपनी तरफ से ऐड करनी है तो आप यहाँ से अपनी मर्जी की वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप 30% अपने आप से ऐड करना चाहते हैं और बाकी अमाउंट जो 1 करोड़ में से बाकी 70 लाख आप गवर्नमेंट से चाहते हैं तो आप यहाँ पे 30% लिख देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 10% ही ऐड करना चाहते हैं जो कि मिनिमम है यहाँ पे, तो आप 10% लिखेंगे, बाकी 90% जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। इसके बाद नेक्स्ट अब आपने बताना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी जो आप यहाँ पे परचेज करना चाहते हो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन वो किस सिटी में है, उस सिटी का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपने लोन की टेन्योर बतानी है, अभी कितने साल के लिए आपको चाहिए। आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे जो है वो 20 ईयर है, तो आपने 20 ही चूज़ कर लेना है। आप कम चूज़ करना चाहो तो कर सकते हैं। ये लिखने के बाद आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है सारी, जिसमें जैसे आपका CNS इशू डेट पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ है, ये मैं साथ साथ फिल करते रहता हूँ और साथ में हम इसको डिस्कस करते रहते हैं। जैसे सबसे पहले CNS इशू डेट है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है। नेक्स्ट ईमेल खुद से ले लेगा वो। यहाँ पर अब आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़ किया था, आप सेम वही दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका जेंडर आ जाएगा, आपके फादर का नाम आ जाएगा। फादर नेम के बाद आपने यहाँ पे फादर का NIC नंबर लिखना है। उसके बाद आपने बताना है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके नीचे कितने यानी आपके बच्चे कितने हैं, तो वो सब डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके कोई ज़ेरे कफालत लोग नहीं हैं तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये चल जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे अपना मदर का नाम लिखना है। मदर नेम लिख लेने के बाद आपने अपने करंट जो रेजिडेंस है आपको उसका स्टेटस बताना है। क्या वो आपका अपना घर है, आप रेंट पे रह रहे हैं, या आपका रेंटेड अपार्टमेंट है, रेंटेड हाउस है, किसी हॉस्टल में है, या लिविंग विद फैमिली है, या अदर है। तो जो आपके रेलिवेंट यहाँ पे ऑप्शन होगी आपने उसको चूज़ कर लेना है। मैं फिलहाल लिविंग विद फैमिली कर रहा हूँ। और अगर आप रेंट पे रहते हैं तो यहाँ पे अपने रेंट की अमाउंट बतानी होगी। अगर रेंट पे नहीं है जैसे लिविंग विद फैमिली है तो इसको आप जीरो ही छोड़ सकते हैं। फिर आपने प्रोविंस चूज़ करना है अपना। प्रोविंस के बाद आपने रेलिवेंट जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज़ करना है। फिर नीचे आपने करंट अपना जो है रेजिडेंस एड्रेस आपका वो आपने यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट ये मेलिंग एड्रेस भी लिखना है, तो अगर आपका परमानेंट और मुस्तकिल नेक्स्ट यहाँ पे अपने मेलिंग एड्रेस लिखना है। आप चाहे दोनों सेम भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके को एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन देनी है आपने। मिसाल के तौर पर अगर आप खुद अकेले अप्लाई नहीं कर रहे, आपका भाई भी आपके साथ अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो एक ही एप्लीकेशन में दोनों एंटरटेन हो जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपने उस भाई की, अपने वाइफ की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे एंटर करनी है। मिसाल के तौर पर उसका नाम आ जाएगा, उसके साथ रिलेशन क्या आपका, वो सन है, डॉटर है, वाइफ है। जो भी को एप्लीकेशन आपका इसमें बनेगा तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर कोई नहीं है तो आपने सिंपल नो कर देना। अगर है तो आपने यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे उसकी डिटेल एंटर करनी है। मेरे केस में यहाँ पे है तो इसलिए मैं इसकी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दूंगा। यहाँ पे उसका CNIC नंबर आएगा, उसका मोबाइल नंबर आएगा। नेक्स्ट देन आपके जो को एप्लीकेंट होगा उसकी ईमेल आएगी, साथ में उसकी अगर इनकम है तो यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर अगर वो भी जॉब करता है कोई इस तरह से चीज़ तो उसकी जितनी भी सैलरी होगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं भी है तो जितनी उसकी मंथली इनकम बनती है वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। फिर आपने गारंटर का नाम देना है, ये आपका कोई भी क्लोज रिलेटिव या कोई दोस्त अहबाब हो सकता है वो लिख देंगे आप। अगर उसकी भी इनकम है तो वो लिखेंगे आप यहाँ पे, और साथ में उसका NIC नंबर। सेव और नेक्स्ट का बटन दबाने से पहले ऊपर अभी हमने अपनी पिक्चर ऐड करनी थी, जो भी हम छोड़ रहे थे उसको भी अपडेट कर देंगे। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर लगा देनी है। पिक्चर ऐड कर देने के बाद आप नीचे से अब हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यानी अब आप जो सैलरी पर्सन है उसने अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल बतानी है कि वो कहाँ पे जॉब करता है, किस डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ पे ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। पहले नंबर पे जैसे एम्प्लॉयर का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है यहाँ पे आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल है या परमानेंट है। तो आपने परमानेंट होने की सूरत में परमानेंट को चूज़ कर लेना है। फिर आपने एम्प्लॉयर का एड्रेस बताना है कि उसका एड्रेस है किधर का, यहाँ पे उस ऑफिस का एड्रेस आपका जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑफिस एड्रेस लिखेंगे आप यहाँ पे। नेक्स्ट आपने अपना डेजिग्नेशन बताना है कि जो भी उस ऑफिस में आपका डेजिग्नेशन आप वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपने अपनी ज्वाइनिंग डेट बतानी है, जिस डेट को आपने उसको ज्वाइन किया था। उसके बाद आपने अपनी नेट मंथली इनकम बतानी है यहाँ पे, यानी एक तो आपकी ग्रॉस इनकम आती है और एक आपका आती है नेट। जो नेट इनकम ना आपने वो बतानी, ग्रॉस इनकम में से क्योंकि टैक्सेस वगैरह कट जाते हैं पीछे रह जाती है नेट इनकम, तो आपने वो बतानी है यहाँ पे। नीचे आपने अपने ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर बताना है, जो आपका ऑफिस का वहाँ पे जो ऑफिशियल नंबर होगा आपका। हो सकता है यहाँ पे वो कॉल करके थोड़ी वेरिफिकेशन भी करें कि भी आप वाकई यहाँ के एम्प्लॉई हैं, और मज़ीद जो भी पूछना चाहें वो इस पे पूछ सकते हैं। ऑफिस का नंबर लिख लेने के बाद यहाँ पे आप पूछ रहे हैं भी अगर आपके यानी अगर आप इससे पहले किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और अब आप करंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं
तो यहाँ पे अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट जो अभी आप काम कर रहे हो उससे पिछले डिपार्टमेंट का नाम जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर कोई होगा लिख दे, नहीं होगा तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन फिल कर लेने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबा। तो ये यहाँ तक आपकी इन्फॉर्मेशन सारी सेव होगी। अब हमने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें सबसे पहले आपके CNS की फ्रंट बैक है, फिर आपके एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है। यानी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट से क्या मुराद है, आप अपने ऑफिस में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ जी आप हमारे एम्प्लॉई हैं और यहाँ पे इस डेट से काम कर रहे हैं। फिर अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये होता है आपका बैंक अकाउंट का और जो आपने कम से कम पिछले 6 माह का लेना होता है, वो आपको बैंक आपका जारी करता है कि ये आपका अकाउंट हमारे पास होल्ड है पिछले 6 माह से, ये इतनी देर से, वो उसमें लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट ऑफ किन का CNIC आएगा, यानी जैसे मैंने अपना को एप्लीकेंट लिखा है तो मैं उसकी ऐड कर सकता हूँ, या अगर आपने नहीं भी लिखा तो नेक्स्ट ऑफ किन में आप आपका भाई, आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपके वालिद साहब, किसी का भी NIC की फ्रंट और उसकी बैक आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपकी सैलरी स्लिप अपलोड होगी और ये 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। ये अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होगा, अलग चीज़ है ये भी नोट कीजिएगा। और ये आपके 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट, ये अलग चीज़ होगी, ठीक है। इसको आपने मिक्स नहीं करना, मेंटेनेंस अलग से लेनी है, स्टेटमेंट आपने अलग से लेनी है। तो ये जितने भी आपके पास इमेजेस आप इकट्ठी करेंगे, इसको आप PDF या JPG में यहाँ पे बना लीजिएगा, क्लियर इमेज बनाइएगा इसकी, और यहाँ पे इसको साथ में आपने अपलोड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है कि इनका यहाँ पे क्या मकसद है और आपने इनको कैसे हासिल करना है। नीचे से आपने ये चेक लगाना है और यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन का बटन दबाना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। अब जाते जाते मैं आपको इस स्कीम के थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन दोबारा से बता देता हूँ। यानी ये जो लोन है ये 20 साल के लिए है, जिसमें पहले 10 साल 5% मार्कअप होगा और अगले 10 साल में नॉर्मल मार्कअप लगेगा। उसके बाद आप 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, जिससे आप 10 मरले का फ्लैट, 10 मरले का प्लॉट या 10 मरले के प्लॉट के ऊपर अपने कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं। इसमें आपके कमर्शियल बैंक्स भी शामिल है, इस्लामिक बैंकिंग भी शामिल है, माइक्रो फाइनेंस बैंक भी, और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन भी इसमें शामिल है। इसकी आपसे कोई प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं ली जाएगी, ना ही आपसे कोई प्री पेनल्टी आप पे ऐड डाली जाएगी इसकी। और जो लोन टू इक्विटी रेशो इसमें वो 90% लोन आपको गवर्नमेंट देगी और 10% इक्विटी मिनिमम आपने ऐड करनी है। ज़्यादा आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो मैंने फॉर्म के दौरान आपको बता दिया था, आप उसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से इस लोन स्कीम में अप्लाई करना है और अपने घर की कंस्ट्रक्शन वगैरह आप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।